एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में दो लोगों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि गांव वालों ने इसे हल करने के लिए मुल्ला के पास ले जाने का फैसला किया। मुल्ला अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, इसलिए सभी को यकीन था कि वे इस झगड़े को सुलझा देंगे। झगड़े का कारण एक गधा था। रहीम और करीम नाम के दो आदमी दावा कर रहे थे कि गधा उनका है। दोनों की बातों में दम था, लेकिन सच्चाई क्या थी यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। गांव वाले भी असमंजस में थे कि आखिर कौन सच बोल रहा है। मुल्ला ने दोनों की दलीलें सुनी, फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, इसका फैसला अदालत में होगा और इस मुकदमे का गवाह भी यही गधा होगा। गधा देगा गवाही? गांव वाले चौंक गए। गधा गवाही देगा? यह कैसे हो सकता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मेरा तरीका अलग है। अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो यह गधा खुद बता देगा कि इसका असली मालिक कौन है। इसके बाद मुल्ला ने गधे को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और दोनों आरोपियों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों बारी बारी से इस कमरे में जाकर गधे की पूंछ खींचोगे। जो इसका असली मालिक होगा, गधा उसे पहचान लेगा। पहले रहीम कमरे में गया और गधे की पूंछ को धीरे से छूकर बाहर आ गया। फिर करीम अंदर गया और उसने पूरी ताकत से गधे की पूंछ खींच दी। जब दोनों बाहर आए तो मुल्ला ने उनके हाथ सूंघे और जोर से हंस पड़े। इस मुकदमे का असली चोर पकड़ा गया। गांव वाले हैरान थे। मुल्ला ने बताया, मैंने गधे की पूंछ पर काले तेल का लेप लगाया था। अगर कोई सचमुच गधे का मालिक होता तो वह बिना डर के उसकी पूंछ खींचता। रहीम के हाथों में तेल की गंध नहीं है, यानी वह डर रहा था और उसने पूंछ खींची ही नहीं। लेकिन करीम के हाथों से तेज गंध आ रही है, इसका मतलब वही झूठ बोल रहा था और गधे को अपना बताने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने मुल्ला की चतुराई की खूब तारीफ की और करीम को चोरी के इल्जाम में सजा दी गई। रहीम को उसका गधा वापस मिल गया। सीख: इस मजेदार कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। जो झूठ बोलता है वह किसी न किसी तरह पकड़ा ही जाता है। तो बताइए, क्या आपने कभी ऐसी चतुराई भरी तरकीब सुनी थी? कहानी 2। एक दिन गांव के चौपाल में कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अगर कोई यह साबित कर दे कि मुर्गा इंसानों की तरह गाना गा सकता है तो मैं उसे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। गांव वाले हंसने लगे। सबको लगा कि यह असंभव है। लेकिन तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने आगे बढ़कर कहा, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। गांव के लोग चौंक गए। सबको लगा कि इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन बुरी तरह हार जाएगा। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। अगले दिन सब गांव के चौपाल में इकट्ठा हुए। मुल्ला अपने साथ एक मुर्गा लेकर आया। सभी लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे कि अब क्या होगा। मुल्ला ने मुर्गे को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया और फिर उसके कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। इसके बाद उसने गांव वालों से कहा, अब यह मुर्गा गाना गाएगा, लेकिन एक शर्त पर तुम सबको पूरा ध्यान लगाकर सुनना होगा। गांव के लोग चुप हो गए और ध्यान से देखने लगे। मुल्ला ने धीरे से मुर्गे की गर्दन दबाई, जिससे मुर्गा जोर से कुकड़ुकू करने लगा। तभी मुल्ला मुस्कुराया और बोला, देखा, यह गाना गा रहा है। गांव वाले हंस पड़े। व्यापारी ने गुस्से में कहा, यह तो सिर्फ कुकड़ुकू कर रहा है, यह इंसानों की तरह गाना नहीं है। मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, गाना तो भाषा पर निर्भर करता है। तुम्हारे लिए गाना कुछ और होगा, लेकिन मुर्गे के लिए यही उसका गाना है। गांव के लोग ठहाके लगाने लगे।
व्यापारी निरुत्तर हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह शर्त हार चुका था। आखिरकार मुल्ला ने अपने चतुराई से 100 सोने की मुद्राएं जीत लीं और गांव के लोग फिर से उनकी हाजिर जवाबी के कायल हो गए। कहानी 3। एक दिन की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक व्यापारी के ऊंट को किराए पर लेकर शहर जा रहे थे। धूप तेज थी और रास्ते में उन्हें आराम करने के लिए कोई छायादार जगह नहीं मिली। कुछ दूर चलने के बाद मुल्ला ने ऊंट को रोका और उसकी परछाई में बैठकर सुस्ताने लगे। तभी ऊंट का मालिक व्यापारी वहां आ गया और गुस्से से बोला, मुल्ला, तुमने ऊंट को किराए पर लिया है, इसकी परछाई को नहीं। तुम इसकी छाया का उपयोग नहीं कर सकते। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि ऊंट अलग चीज है और उसकी परछाई अलग? व्यापारी ने कहा, बिल्कुल। परछाई का किराया मैंने तय नहीं किया था, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मुल्ला को एक शरारती आइडिया आया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर परछाई तुम्हारी है तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं। बताओ इसकी कीमत क्या होगी? व्यापारी को पैसे का बहुत लालच था। उसने तुरंत सोचा कि यह सौदा फायदे का रहेगा। उसने कहा, अगर तुम ऊंट की परछाई खरीदना चाहते हो तो इसके लिए 10 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। मुल्ला ने बिना समय गवाए व्यापारी को पैसे दे दिए और बोले, अब यह परछाई मेरी है। अब मजा तब आया जब व्यापारी ने कहा, लेकिन तुम ऊंट पर बैठकर सफर नहीं कर सकते क्योंकि ऊंट मेरा है। मुल्ला ने हंसकर जवाब दिया, तो ठीक है, मैं ऊंट नहीं लूंगा, लेकिन उसकी परछाई जहां भी जाएगी मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। यह कहकर मुल्ला ऊंट के साथ साथ चलने लगे। जब भी व्यापारी ऊंट को चलाने की कोशिश करता, मुल्ला परछाई में घुसकर बैठ जाते और कहते, मैंने परछाई खरीदी है, अब यह मेरी संपत्ति है। व्यापारी को अपनी बेवकूफी समझ में आ गई। उसने मुल्ला से कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। कृपया मेरी परछाई मुझे वापस कर दो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब परछाई की कीमत 20 सोने की मुद्राएं होगी। व्यापारी को मजबूर होकर 20 सोने की मुद्राएं चुकानी पड़ी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिक्के अपनी जेब में डाले और चलते बने। गांव वाले हंसे हंसकर लोटपोट हो गए और व्यापारी सिर पकड़कर बैठ गया। सीख: समझदारी से काम लेने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। कहानी 4। एक दिन गांव में कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई पर बहस कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि मुल्ला बहुत होशियार हैं, तो कुछ कहते थे कि वे सिर्फ बातें बनाते हैं और असल में कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो हमें दिखाओ कि तुम कुछ असंभव कर सकते हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आधी रात को गधा उड़ाते हुए दिखा सकता हूं। गांव वाले चौंक गए और हंसने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला, तुम मजाक कर रहे हो। गधा कभी उड़ नहीं सकता। मुल्ला बोले, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम मुझे एक भारी इनाम दोगे? सबने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं, इसलिए एक अमीर आदमी ने चुनौती दी, अगर तुम सच में ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। मुल्ला ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, आज रात ठीक आधी रात को गांव के पीपल के पेड़ के पास आ जाना। वहां तुम मेरा गधा उड़ते हुए देखोगे। जब रात हुई तो गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला क्या करने वाले हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद कोई जादू होगा, तो कुछ सोच रहे थे कि मुल्ला अब झूठ बोलकर बचने की कोशिश करेंगे। ठीक आधी रात को मुल्ला अपने गधे को लेकर आए। उन्होंने सबको इशारा किया कि ध्यान से देखें।
फिर उन्होंने धीरे धीरे गधे के कानों में कुछ फुसफुसाया और गधा धीरे धीरे ऊपर की ओर उछलने लगा। लेकिन वह ज्यादा ऊंचा नहीं गया, बस थोड़ी देर उछलता रहा। गांव वालों ने चिल्लाते हुए कहा, अरे यह तो छलांग मार रहा है, उड़ नहीं रहा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्खो, उड़ने का मतलब यह थोड़ी है कि गधा आसमान में जाएगा। जब कोई पक्षी उड़ता है तो वह अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाता है। देखो, मेरा गधा भी जमीन से ऊपर उछल रहा है, तो यह भी उड़ ही रहा है। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। अमीर आदमी, जिसने शर्त रखी थी, भी हंसते हंसते बोला, मुल्ला, तुमने हमें हंसा हंसा कर हरा दिया। लो, यह तुम्हारी जीत का इनाम। सीख। अक्लमंद इंसान तर्क और शब्दों का सही इस्तेमाल करके किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौराहे पर खड़े थे जब कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। कुछ का कहना था कि अमीर लोग मूर्ख होते हैं, तो कुछ गरीबों को बेवकूफ मान रहे थे। किसी ने कहा कि राजा सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है, तो कोई कह रहा था कि जनता खुद सबसे बड़ी मूर्ख होती है। मुल्ला यह बहस सुनकर मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। गांव वाले हैरान रह गए। एक आदमी बोला, मुल्ला, आप इतने ज्ञानी हैं, इतने समझदार फैसले लेते हैं, फिर आप खुद को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? मुल्ला बोले, अगर मैं सबसे बड़ा मूर्ख नहीं होता तो मैं यह देखकर क्यों दुखी होता कि लोग मूर्खता को लेकर झगड़ रहे हैं, बजाय इसके कि वे अपनी गलतियों से सीखें। सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो बिना वजह बहस में उलझे और सीखने के बजाय दूसरों को मूर्ख साबित करने में समय गंवाए। गांव वालों को अपनी गलती समझ में आ गई और वे चुपचाप वहां से चले गए। तब उन्होंने महसूस किया कि असली समझदारी खुद को दूसरों से ऊपर समझने में नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने और अपनी गलतियों से सीखने में है। सीख। दूसरों को मूर्ख कहने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। असली समझदारी अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में है। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में अपने गधे को बेचने गए। गधा साधारण था, न ज्यादा हट्टा कट्टा, न ज्यादा सुंदर। मुल्ला ने उसकी कीमत 10 रुपए लगाई, लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं हुआ। लोग बोले, इतने में तो हमें और भी अच्छे गधे मिल जाएंगे। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही गधे को बेचने बैठा रहा तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। अगले दिन मुल्ला ने बाजार में एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया और धीरे से कहा, जब मैं गधे की कीमत 1000 रुपए लगाऊं तो तुम भी बोलना कि ये बहुत खास गधा है और तुम इसे खरीदना चाहते हो। मुल्ला बाजार में गधे को ले गए और ऊंची आवाज में बोले, यह कोई साधारण गधा नहीं है। इसकी कीमत 1000 रुपए है। लोग हंसने लगे, अरे मुल्ला, कल तक तो यही गधा 10 रुपए का था, आज 1000 कैसे? मुल्ला ने जवाब दिया, क्योंकि यह गधा बहुत ही खास है। यह समझदार है, तेज दौड़ता है और अपने मालिक की हर बात समझता है। मुल्ला के दोस्त ने भीड़ में खड़े होकर कहा, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो मैं खरीद लूंगा। मुझे तो ये 2000 रुपए में भी मंजूर है। अब बाकी लोगों को शक हुआ, शायद गधे में वाकई कोई खासियत है। धीरे धीरे और लोग गधे को खरीदने की होड़ में लग गए। कुछ ही देर में बोली 500 रुपए तक पहुंच गई। मुल्ला मुस्कुराए और धीरे धीरे बोली 1000 रुपए तक जा पहुंची। आखिरकार एक अमीर आदमी ने गधे को 1000 रुपए में खरीद लिया। जब गधा बिक गया तो मुल्ला का दोस्त उनके पास आया और हंसकर बोला, मुल्ला, तुमने तो कमाल कर दिया। मुल्ला ने जवाब दिया, बुद्धि का सही उपयोग करो
तो साधारण चीज भी अनमोल बन सकती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ चीज की कीमत नहीं, उसकी मार्केटिंग भी मायने रखती है। कभी कभी लोगों को वही पसंद आता है जो दूसरों को पसंद आता दिखता है। कैसी लगी यह कहानी? कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके कुछ दोस्त नदी के किनारे बैठे थे। गर्मी तेज थी तो किसी ने सुझाव दिया कि नाव लेकर नदी की सैर की जाए। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी नाव पड़ी थी, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। इस नाव में बैठेंगे तो डूब जाएंगे, एक दोस्त ने कहा। बिल्कुल, ये नाव आधी सड़ चुकी है, हम सबका बचना मुश्किल है। दूसरे दोस्त ने सहमति जताई। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि हम इस नाव में बैठेंगे और कोई भी नहीं डूबेगा। सबको लगा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिद के आगे सभी मान गए। आखिर मुल्ला की बातें अक्सर रहस्यमय और मजेदार होती थीं। मुल्ला नाव में चढ़े और बाकी दोस्त भी डरते डरते उनके पीछे बैठ गए। नाव पानी में उतारी गई और जैसे ही वह बीच में पहुंची, उसमें दरारों से पानी भरने लगा। अरे, हम तो सच में डूबने वाले हैं। दोस्त घबरा गए। मुल्ला, तुमने कहा था कि कोई नहीं डूबेगा। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि कोई नहीं डूबेगा, लेकिन नाव जरूर डूबेगी। अब हालात बिगड़ चुके थे। नाव डूब रही थी, लेकिन मुल्ला आराम से नाव से कूदकर तैरने लगे। दोस्त भी उनकी नकल करते हुए तैरकर किनारे तक पहुंचे। सब किनारे पर पहुंचे तो दोस्त गुस्से से बोले, मुल्ला, ये तुमने क्या किया? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने झूठ नहीं कहा था। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम में से कोई नहीं डूबेगा। बस नाव पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात जैसे भी हों, सूझबूझ और समझदारी से काम लें। साथ ही शब्दों की चालाकी को भी समझने की कोशिश करें, वरना मुल्ला जैसे हाजिर जवाब लोग हमें चकमा दे सकते हैं। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक घमंडी अमीर से पड़ी, जो अपनी दौलत और ताकत के घमंड में चूर था। वह हर दुकानदार और राहगीर को अपने पैसे और रुतबे से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला ने यह सब देखा और मुस्कुराते हुए अमीर से कहा, मियां, क्या तुम मानते हो कि एक चाल से पूरा बाजार हिल सकता है? अमीर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। बाजार इतना बड़ा है और लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें हिलाना आसान नहीं। मुल्ला बोले, अगर मैं यह कर दिखाऊं तो तुम मुझे 100 अशर्फिया दोगे? अमीर को पूरा भरोसा था कि यह नामुमकिन है, इसलिए उसने तुरंत शर्त मंजूर कर ली। मुल्ला ने अपनी पगड़ी कसकर बांधी, एक दुकान के बाहर खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, भागो भागो, सुल्तान की सेना आ रही है और जो यहाँ रुका रहेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। इतना सुनते ही बाजार में खलबली मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी, ग्राहक इधर-उधर भागने लगे और अफवाह आग की तरह फैल गई। कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार खाली हो गया। अमीर यह देखकर हैरान रह गया। उसने मुल्ला से कहा, यह तो केवल अफवाह थी, लेकिन यह सच कैसे लग गई? मुल्ला हंसते हुए बोले, मियां, यह ही तो 100 सुनार की एक लुहार की का मतलब है। लोगों को धीरे धीरे समझाना कठिन होता है, लेकिन सही समय पर सही चाल चलो तो पूरा बाजार हिल सकता है। अमीर ने हार मान ली और मुल्ला को 100 अशर्फिया दे दी। बाजार के लोग जब वापस आए
तो उन्हें भी मुल्ला की इस चालाकी पर हंसी आ गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़ी हलचल मचा सकती है, अगर उसे सही तरीके से पेश किया जाए। कहानी 9। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर के मेले की ओर जा रहे थे। उनके गधे का हाल वही था जो हर गधे का होता है, धीमा, सुस्त और आलसी। मगर मुल्ला हमेशा खुशमिजाज और मस्तमौला रहते थे। रास्ते में उन्हें कुछ घुड़सवार मिले जो अपने घोड़ों की ताकत पर इतराते हुए बोले, ओ मुल्ला, तुम्हारा ये सुस्त गधा हमारे घोड़ों के आगे क्या टिकेगा? इससे तो बेहतर है तुम पैदल चलो। मुल्ला मुस्कराए और बोले, अगर मैं कहूं कि मेरा गधा तुम्हारे घोड़ों से तेज दौड़ेगा तो? घुड़सवार हंस पड़े, ये असंभव है। अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देंगे। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाते हुए शर्त मंजूर कर ली। घुड़सवार बोले, लेकिन ये दौड़ आज ही होगी। नहीं, मुल्ला बोले, मेरे गधे को पहले तैयारी करनी होगी। 3 दिन बाद इसी जगह मिलो। घुड़सवार ठहाका मारकर चले गए। 3 दिन बाद सभी उसी जगह पर इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई। घोड़े बिजली की तरह दौड़े और मुल्ला का गधा धीरे धीरे चलने लगा। लोग हंस रहे थे कि तभी मुल्ला ने अपनी जेब से एक लाल मिर्ची निकाली और गधे के पीछे डाल दी। गधा जैसे ही मिर्ची के असर में आया, वो हवा से बातें करने लगा। लोग दंग रह गए। गधा सचमुच सबसे तेज दौड़कर जीत गया। घुड़सवार सिर पकड़कर रह गए। ये धोखा है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मुल्ला हंसते हुए बोले, धोखा नहीं भैया, ये तो बस थोड़ी चालाकी थी। लेकिन तभी एक घुड़सवार ने मुल्ला को टोक दिया। अच्छा ये बताओ मुल्ला, अगर तुम्हारा गधा इतना तेज है तो वो बिना लगाम के भी दौड़ सकता है? मुल्ला के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? तो फिर अगली बार देख लेना। अब सवाल ये है कि क्या मुल्ला का गधा बिना लगाम के दौड़ेगा? क्या मुल्ला ये नई शर्त भी जीत पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन और बिना लगाम के सफर की शर्त। क्या कोई बिना लगाम पकड़े गधे पर सफर कर सकता है? अगर हाँ, तो क्या गधा फिर भी सीधा चल पाएगा? चलिए मुल्ला नसीरुद्दीन की ये नई गजब कहानी जानते हैं। गांव के चौक पर भीड़ जमा थी। घोड़ा मालिक अपनी हार पचा नहीं पाए थे और मुल्ला को घेर लिया। उनमें से एक अकड़कर बोला, मुल्ला, मिर्ची की चालाकी से तो जीत गए, मगर असली बाजी अभी बाकी है। क्या तुम्हारा गधा बिना लगाम के भी रास्ता तय कर सकता है? मुल्ला ने मुस्कराते हुए पूछा, रास्ता कैसा? इसी कंटीले मैदान से होकर सीधे नदी तक, वह घुड़सवार बोला। अगर गधा बिना लगाम के नदी तक पहुंच गया तो? मुल्ला ने तंज भरी नजरों से पूछा। घुड़सवार ने ठहाका लगाया, तो हम सब मिलकर तुम्हें 200 चांदी के सिक्के देंगे। मुल्ला ने गधे के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तैयार रहना दोस्त, आज तुझे अपनी इज्जत खुद बचानी है। दौड़ शुरू हुई। घोड़े हवा की रफ्तार से भाग निकले और गधा लगाम के बिना भी आराम से धीरे धीरे चलता रहा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। लेकिन तभी मुल्ला ने जेब से खजूर निकाली और गधे के सिर के ठीक सामने टांग दी। गधा खजूर की लालच में सीधा उसी दिशा में चल पड़ा। वह कांटों और गड्ढों से बचता बिना इधर उधर मुड़े नदी की तरफ भागा जा रहा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। घुड़सवार अवाक थे। आखिरकार मुल्ला और उनका गधा बिना लगाम के नदी किनारे पहुंच गए। ये जादू है, एक आदमी चिल्लाया। मुल्ला हंसते हुए बोले, जादू नहीं दोस्त, लालच का सही इस्तेमाल है।
घुड़सवार हार मान गए और मुल्ला को उनके 200 चांदी के सिक्के दे दिए। लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, मुल्ला, ये तो समझ में आया कि गधा लालच में चलता है, मगर क्या तुम इसे बिना लालच के नदी पार करा सकते हो? मुल्ला ने गहरी सांस ली और मुस्कराते हुए बोले, ये शर्त भी मंजूर है, मगर कैसे करूंगा ये तो अगली बार ही पता चलेगा। तो क्या मुल्ला नसीरुद्दीन बिना लालच दिए गधे से नदी पार करवा पाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी। क्या बिना लालच दिए एक गधा कोई काम कर सकता है? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को नदी पार करा पाएंगे? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प और मजेदार कहानी को। गांव के सभी लोग नदी किनारे इकट्ठा थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शर्त मान ली थी कि वह अपने गधे को बिना किसी लालच या डर के नदी पार करवाएंगे। हर कोई सोच रहा था, गधा तो गधा ही है, बिना लालच के वो तो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। घुड़सवार, जो पिछली 2 बार हार चुके थे, हंसते हुए बोले, इस बार तो मुल्ला पक्का हारेंगे। देखना, उनका गधा नदी के पास पहुंचते ही जिद पर अड़ जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत खड़े थे। उन्होंने गधे को नदी के किनारे ले जाकर कहा, दोस्त, अब तक हमने हर शर्त जीती है, इस बार तुझे खुद ही मेहनत करनी होगी। गधा अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने नदी की तरफ देखा और अपने कान फड़फड़ाते हुए वहीं रुक गया। लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। घुड़सवार बोले, मुल्ला, हार मान लो, गधा कभी खुद से नदी पार नहीं करेगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हार तो दूर की बात है, ये तो बस गधे के दिमाग को जगाने की बात है। उन्होंने गधे के कान के पास जाकर धीरे से कहा, तू क्या सोचेगा, ये नदी सिर्फ तेरे लिए है। उधर दूसरी तरफ की घास कहीं ज्यादा हरी है। गधा अचानक चौकन्ना हो गया। उसने नदी की ओर ध्यान से देखा, जैसे सोच रहा हो वहां सच में घास होगी। फिर मुल्ला ने उसे धीरे से ठेला और कहा, चल, सोच मत कर। गधा पानी में पैर रखते ही ठिठक गया। मगर मुल्ला ने एक और चाल सोची। उन्होंने खुद नदी में उतरकर गधे के आगे चलना शुरू कर दिया। गधा इस सोच में पड़ गया कि अगर मुल्ला जा रहे हैं तो शायद वहां सचमुच कुछ खास है। आखिरकार गधा धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गांव वालों की हंसी रुक गई। घुड़सवार हैरान थे और थोड़ी ही देर में गधा बिना किसी लालच के मुल्ला के पीछे पीछे नदी पार कर गया। जब दोनों दूसरी तरफ पहुंचे, मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारी और गधे को सम्मानपूर्वक झुककर कहा, यह न केवल मेरा दोस्त है बल्कि सबसे समझदार गधा भी है। घुड़सवार अब कुछ कहने के लायक नहीं बचे थे। उन्होंने चुपचाप मुल्ला को उनकी जीत मानते हुए इनाम के सिक्के सौंप दिए। लेकिन तभी एक गांव वाले ने चिल्लाकर पूछा, अरे मुल्ला, अगर तुम्हारा गधा इतना समझदार है तो क्या वो अब अकेले जंगल में जाकर भी लौट सकता है? मुल्ला ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, ये तो गधे से ही पूछना पड़ेगा। अगली बार तो क्या मुल्ला का गधा अब बिना मुल्ला के जंगल में जाकर लौट पाएगा? और क्या यह शर्त भी मुल्ला जीतेंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। क्या गधा बिना मुल्ला के जंगल में अकेले वापस लौट सकता है? क्या गधा अपनी समझदारी से यह शर्त पूरी कर पाएगा? आइए अब जानते हैं इस कहानी का मजेदार और हैरान करने वाला अंत। गांव में सभी लोग मुल्ला के गधे की बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। हर कोई हैरान था कि एक गधा बिना किसी लालच और बिना लगाम के नदी पार कर सकता है। मगर एक और शर्त सामने आ गई, क्या गधा अब अकेले जंगल में जाकर लौट सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी चालाकी से कहा, मैं तो कह रहा था कि गधा समझदार है, लेकिन अब यह उसकी असली परीक्षा है।
गधा सिर झुकाकर खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। मुल्ला ने गधे के पास जाकर धीरे से कहा, तुमने नदी पार की है, अब जंगल भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अकेले वहां जाना है, तुम्हारे लिए यह आसान होगा। गधा कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, जैसे मन ही मन सोच रहा हो। फिर अचानक उसने सिर उठाया और बड़े आत्मविश्वास से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। लोग और घुड़सवार हैरान थे कि क्या गधा वाकई जंगल तक जाएगा। गधा जंगल में घुसते ही एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। वह समझ चुका था कि उसे कुछ समय के लिए अकेले ही रहना है। जब मुल्ला ने उसे वहां देखा तो उन्होंने खुश होकर कहा, देखा, मैंने कहा था न, ये गधा समझदार है। मुल्ला ने गधे को अकेले बैठते हुए देखा और सोचा, गधा अब जान चुका है कि कैसे अपने रास्ते पर चलना है। कुछ देर बाद गधा वापस चल पड़ा, जैसे वह अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। मुल्ला को गधे के रास्ते पर लौटने का तरीका देखकर गर्व हुआ। गधा बिना किसी मदद के जंगल से लौट आया। मुल्ला ने उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि अगर किसी में सही दिशा हो तो कोई भी रास्ता आसान हो जाता है। गांव वालों ने देखा कि गधा अब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गाइड के अपना रास्ता पूरी तरह से पहचान चुका था। मुल्ला की शर्त जीतने के बाद उन्होंने गधे को सबसे समझदार गधा का तमगा दिया। कहानी खत्म होते होते एक गांव वाला बोला, अगर गधा इतना समझदार हो सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं। मुल्ला हंसते हुए बोले, क्यों नहीं, बस गधे की तरह अपना रास्ता समझ लो और दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? क्या हम भी अपनी दिशा पहचान सकते हैं और बिना किसी डर के अपना रास्ता तय कर सकते हैं? कहानी 11। एक दिन की बात है। शहर के चौक पर लोग इकट्ठा थे, क्योंकि दो आदमी आपस में जोर जोर से झगड़ रहे थे। एक कह रहा था, यह घोड़ा मेरा है, तो दूसरा चिल्ला रहा था, झूठ, यह मेरा है। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। राजा के सैनिकों ने उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन राजा को किसी और जरूरी काम से जाना था, तो उसने कहा, आज न्याय का फैसला मुल्ला नसीरुद्दीन करेंगे। अब पूरा दरबार हैरान। मुल्ला नसीरुद्दीन, वह जज कैसे बन सकते हैं? पर राजा का आदेश था, तो सबको मानना पड़ा। मुल्ला ने दोनों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो तुम दोनों कह रहे हो कि घोड़ा तुम्हारा है? दोनों ने सिर हिलाया। मुल्ला ने सिपाहियों से कहा, इस घोड़े को छोड़ दो, देखते हैं वह खुद किसके पास जाता है। सिपाही ने घोड़े की रस्सी खोली। घोड़ा पहले इधर उधर देखने लगा, फिर तेजी से भागकर एक आदमी के पास जा खड़ा हुआ। मुल्ला बोले, फैसला हो चुका, घोड़ा इसी आदमी का है। दूसरा आदमी भड़क गया, यह कोई न्याय है? घोड़ा मूर्ख है, उसे क्या पता कि मालिक कौन है। मुल्ला मुस्कुराए, तुम सही कह रहे हो, घोड़े को नहीं पता, पर असली मालिक को पता होता है कि उसका घोड़ा कैसे बुलाया जाता है। अगर यह सच में तुम्हारा होता तो वह तेरे पास आता, या कम से कम तेरी पुकार पर रुक जाता। सब लोग तालियां बजाने लगे। पर असली खेल अब शुरू हुआ। जैसे ही मामला खत्म हुआ, एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, वाह मुल्ला, लगता है आपसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। पर क्या आप बता सकते हैं, इस दरबार में सबसे ईमानदार आदमी कौन है? अब पूरा दरबार चुप। राजा सोच में पड़ गया। मुल्ला मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या मुल्ला इस सवाल का जवाब देंगे? क्या वे सचमुच बता पाएंगे कि सबसे ईमानदार कौन है? या फिर इस सवाल के पीछे कोई राज छिपा है?
इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सबसे ईमानदार आदमी कौन। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में चमक थी और राजा उत्सुकता से उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। दरबारी ने फिर दोहराया, मुल्ला बताइए, इस दरबार में सबसे ईमानदार आदमी कौन है। मुल्ला ने इधर उधर देखा, फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, यह सवाल इतना आसान नहीं जनाब। ईमानदारी को परखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल निकाल सकता हूं। राजा ने सिर हिलाया, तो देर किस बात की? बताओ, कैसे पता चलेगा कि सबसे ईमानदार कौन है? मुल्ला ने अपनी जेब से एक सोने की मोहर निकाली और दरबार में बैठे सभी दरबारियों को घूरते हुए बोले, यह सोने की मोहर आज रात आधी रात के समय महल के बगीचे में रखी जाएगी। जो भी इसे वहां से उठाएगा वही सबसे बेईमान होगा, और जो इसे नहीं उठाएगा वही सबसे ईमानदार होगा। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। राजा मुस्कुराया, तो फिर कल सुबह हमें ईमानदार आदमी का नाम मिल ही जाएगा। महल के पहरेदार बगीचे में तैनात हो गए, लेकिन उनके पास आदेश था कि वे किसी को पकड़े नहीं, बस देखें कि कौन आता है। रात ढलने लगी। बगीचे में खामोशी थी, बस पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। आधी रात होते होते अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलने लगीं। एक दरबारी दबे पांव बगीचे की ओर आया। फिर एक और। कुछ ही देर में 5 लोग चुपके से बगीचे में दाखिल हो चुके थे। सूरज उगने पर खुला रास। सुबह दरबार लगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, तो राजा साहब, क्या आपको सबसे ईमानदार आदमी का नाम मिल गया? राजा बोले, बिल्कुल। 5 लोग रात को मोहर उठाने गए, लेकिन सभी डर के मारे उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोग ईमानदार हैं। मुल्ला जोर से हंस पड़े। राजा साहब, जिन्होंने रात में वहां जाने का सोचा वे ईमानदार नहीं थे। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी दरबार में ऐसा कोई नहीं जो इस परीक्षा में शामिल न हुआ हो। राजा चौंक गया, क्या मतलब? मुल्ला बोले, रात को बगीचे की ओर जाने वाला हर व्यक्ति बेईमान था, पर वहां न जाने वाला कोई था ही नहीं। पूरा दरबार अवाक। मगर असली खेल तो अब शुरू हुआ। इतने में एक नौकर दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए बोला, राजा साहब, महल के खजाने में से कुछ सोने की मुद्राएं गायब हो गई हैं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। मुल्ला मुस्कुराए और धीरे से बोले, अब सवाल ये नहीं कि सबसे ईमानदार कौन है। सवाल ये है कि चोर कौन है। क्या मुल्ला इस रहस्यमयी चोरी की गुत्थी सुलझा पाएंगे? कौन है असली चोर? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, बुद्धिमान चोर और मुल्ला की चालाकी। महल में अफरातफरी मच गई थी। सोने की मुद्राएं गायब। राजा गुस्से से भड़क उठा, जिसने यह चोरी की है वह हमारे दरबार का सबसे बड़ा गुनहगार है। दरबारी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। हर किसी को लग रहा था कि कहीं उन पर इल्जाम न आ जाए। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चोर जो भी हो बचकर नहीं जाएगा। लेकिन चोर कौन था? किसी को पता नहीं था। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, राजा साहब, चोर यही है, और मैं अभी उसका नाम बता सकता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। मुल्ला का अनोखा न्याय। मुल्ला ने सबकी ओर देखा, फिर राजा से बोले, मुझे एक मौका दीजिए। अगर आप चाहें तो मैं बिना किसी सिपाही के इस चोर को पकड़ सकता हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, कैसे? मुल्ला मुस्कुराए और दरबारियों से बोले, आज रात मैं तुम सबको एक एक लकड़ी दूंगा।
और कल सुबह जिसकी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी वही चोर होगा। लोग चौंक गए। लकड़ी कैसे लंबी होगी? लेकिन मुल्ला की बातों में हमेशा कोई न कोई चाल होती थी। राजा ने हामी भर दी और मुल्ला ने सबको बराबर लंबाई की लकड़ियां बांट दीं। रात को हर दरबारी अपनी लकड़ी को घूरता रहा। सब सोच रहे थे कि यह जादू कैसे काम करेगा। लेकिन असली परेशानी चोर की थी। उसने सोचा, अगर सुबह मेरी लकड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे थोड़ा काट लूं ताकि पहचान में ही ना आए। और उसने डर के मारे अपनी लकड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया। अगली सुबह दरबार में सभी लोग अपनी लकड़ियां लेकर आए। मुल्ला हर लकड़ी को ध्यान से देख रहे थे। अचानक उन्होंने एक लकड़ी उठाई और जोर से बोले, राजा साहब, यही है चोर। पूरा दरबार स्तब्ध। चोर घबराने लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुल्ला हंसते हुए बोले, कल रात मैंने तुम सबसे झूठ बोला था। लकड़ी लंबी नहीं होती। लेकिन तुम डर के मारे अपनी लकड़ी काट बैठे ताकि पकड़े न जाओ। और इसी डर ने तुम्हें चोर साबित कर दिया। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम सचमुच कमाल के हो। चलो इस चोर को कैद करो। मगर असली खेल अब शुरू हुआ। चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने कुछ ऐसा कहा कि पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। राजा साहब, मैं तो बस एक मामूली चोर था, लेकिन असली राज अभी खुला नहीं है। क्या आपको पता है कि आपकी सबसे कीमती चीज भी चोरी हो चुकी है? राजा का चेहरा उतर गया। आखिर राजा की सबसे कीमती चीज क्या थी? कौन था असली गुनहगार? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला की टोपी और न्याय की अनोखी दास्तान। चोर की आखिरी बात ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। राजा का चेहरा सख्त हो गया। मेरी सबसे कीमती चीज? यह क्या बकवास है? चोर मुस्कुराया और बोला, मुझे तो बस पैसे चुराने थे, लेकिन असली गुनहगार कोई और है। महल से कुछ ऐसा गायब हुआ है जिसकी कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा है। अब दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा भी बेचैन हो गया। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें और सख्त सजा मिलेगी। राजा गरजे। चोर बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर मैं बस इशारा दे सकता हूं। असली चोर दरबार में ही मौजूद है। अब सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि सच और झूठ में कैसे फर्क किया जाए। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी टोपी सीधी करते हुए बोले, राजा साहब, जब तक हमें असली चोर नहीं मिलता तब तक इस मामले को मैं देखता हूं। राजा ने सिर हिलाया, ठीक है मुल्ला। बताओ कैसे इस गुत्थी को सुलझाओगे? मुल्ला मुस्कुराए, इस बार मेरी टोपी न्याय करेगी। अब सब चौंक गए। टोपी? यह मजाक है क्या? एक दरबारी बोला। बिल्कुल नहीं। मेरी टोपी को छूने से ही चोर का पता चल जाएगा। मुल्ला बोले। टोपी की ताकत? मुल्ला ने अपनी पुरानी घिसी-पिटी टोपी उतारी और बोले, मैं इसे दरबार के बीच रख रहा हूं। बारी बारी से सब लोग इसे छुएंगे। अगर किसी ने चोरी की होगी तो यह टोपी खुद उसे पकड़ लेगी। सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या यह टोपी सच में जादुई थी? एक एक कर दरबारियों ने टोपी को छुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी एक दरबारी अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुमने टोपी को छुआ क्यों नहीं? दरबारी के माथे पर पसीना आ गया। मुझे डर लग रहा है। मुल्ला ठहाका मारकर हंस पड़े, डर? अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर डर क्यों? दरबारी हड़बड़ा गया।
उसके होंठ सूखने लगे। राजा साहब, यही असली चोर है। मुल्ला बोले। असली गुनहगार का राज खुला। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे पकड़ो। डर के मारे दरबारी ने सब सच उगल दिया। हाँ हाँ, मैंने ही चोरी की, लेकिन मैं पैसे नहीं, राजा की सबसे कीमती चीज, उनकी विश्वास की मोहर चुराना चाहता था। राजा का चेहरा उतर गया। विश्वास की मोहर, वह मोहर जिससे राजा के आदेशों की पुष्टि होती थी। अगर यह किसी गलत हाथ में चली जाती तो राजा की सत्ता पर संकट आ सकता था। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजा साहब, अब सवाल यह है कि मोहर कहाँ छिपाई गई है। चोर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैंने इसे वहां छिपाया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। राजा के साथ पूरा दरबार हैरान था। आखिर मोहर कहाँ छिपी थी? क्या मुल्ला इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? मोहर आखिर कहाँ छिपी थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला और अनोखा घोड़ा। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें चोर पर टिकी थीं। राजा गरजे, जल्दी बता, मेरी मोहर कहाँ छिपाई है? चोर ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, मोहर। मोहर एक घोड़े की नाल के अंदर छिपी है। अब सब और भी चौंक गए। घोड़े की नाल? चोर ने सिर हिलाया, हाँ। महल के अस्तबल में एक घोड़ा है जिसकी एक नाल खोखली है। उसी में मोहर छुपी है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। वे भागते हुए अस्तबल पहुंचे और उस घोड़े की नाल को हथौड़े से तोड़ा। और जैसे ही नाल टूटी, राजा की विश्वास की मोहर नीचे गिर पड़ी। पूरा दरबार दंग रह गया। मुल्ला की आखिरी सीख। राजा ने राहत की सांस ली और चोर को कैद में डालने का हुक्म दिया। फिर वह मुल्ला की ओर मुड़े और बोले, मुल्ला, अगर तुम न होते तो मैं अपनी सबसे कीमती चीज खो चुका होता। अब बताओ, यह सब तुम्हें कैसे पता चला? मुल्ला मुस्कुराए, राजा साहब, चोर की सबसे बड़ी पहचान उसका डर होता है। जब मैंने टोपी का जिक्र किया तो सच्चे लोग हंस रहे थे, लेकिन असली चोर घबरा गया। बस वहीं से मैंने चाल चली। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, सच में मुल्ला, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और ठिठोली भरे अंदाज में बोले, अच्छा, अब मुझे इनाम में क्या मिलेगा? सोने की मुद्राएं या फिर एक नया घोड़ा? राजा मुस्कुराए, तुम्हें सोना नहीं बल्कि हमारी दोस्ती का तोहफा मिलेगा। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ चोरी का राज खोला, बल्कि राजा और पूरे दरबार को यह सिखा दिया कि ईमानदारी और बुद्धिमानी से बड़ी कोई दौलत नहीं। कहानी 12। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। सूरज आसमान में चमक रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन मुल्ला अपने ही ख्यालों में मग्न थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखकर ठहाके लगाए। देखो देखो, कैसा जालिम आदमी है। खुद मजे से गधे पर बैठा है और बेचारा गधा उसकी भारी काया के नीचे कराह रहा है। मुल्ला ने सुना और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मुल्ला फिर से बाजार जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने गधे पर बैठने के बजाय खुद पैदल चलना ठीक समझा। रास्ते में वही लोग मिले, पर अब उनका सुर कुछ और था। अरे देखो देखो, कैसा मूर्ख आदमी है। गधा खाली चल रहा है और ये खुद पैदल ठोकरें खा रहा है। अगर इसे सवारी ही नहीं करनी थी तो गधा घर छोड़ आता। मुल्ला फिर मुस्कुरा दिए। अब मुल्ला ने तीसरे दिन एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार गधे को अपने कंधों पर उठा लिया और गांव के बाजार की ओर चल दिए। जैसे ही लोग उन्हें इस हालत में देखते,
हंसी के फव्वारे छूट जाते। हाँ हाँ हाँ, पहले गधा इसे ढो रहा था, अब ये गधे को ढो रहा है। मुल्ला सच में पागल हो गया है। गांव में लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बच्चे तालियां बजाने लगे और बूढ़े भी दांत निपोरकर हंसने लगे। लेकिन तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को जमीन पर उतारा, अपनी पगड़ी ठीक की और गहरी आवाज में बोले, लोग मैंने सबका कहा मान लिया, गधे पर बैठा तो बुरा, पैदल चला तो बुरा, और गधे को उठाया तो भी बुरा। यही दुनिया का सच है। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती, तो क्यों न अपनी ही समझ से जिया जाए। यह सुनकर लोगों की हंसी अचानक थम गई। उन्होंने सोचा कि यह तो वाकई में बहुत बड़ी बात कह दी मुल्ला ने। लेकिन तभी एक आदमी भीड़ में से चिल्लाया, अरे रहने दो मुल्ला, तुम कितने भी चतुर क्यों न बनो, पिछले हफ्ते की दावत में जो हुआ था वो नहीं भूल सकते। लोगों को हंसाने के लिए अपनी पोशाक से भी खेल खेला था तुमने। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, जब कपड़े ही इंसान की इज्जत तय करते हैं तो फिर इज्जत किसकी हुई, कपड़ों की या इंसान की। गांव वालों को लगा कि मुल्ला फिर कोई मजेदार बात कहने वाले हैं। सबका ध्यान उनकी ओर हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दावत में? क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने कपड़ों को लेकर लोगों को चौंका दिया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो अनोखी दावत क्या थी, तो अगले भाग में मिलते हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन और अजीबोगरीब न्योता। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे? तो इस कहानी को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। अगर किसी दावत में आपको सिर्फ आपकी पोशाक के आधार पर सम्मान मिले तो क्या आप इसे सही मानेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपके व्यक्तित्व की जगह आपकी बाहरी चमकदमक को ज्यादा अहमियत दें? क्या सच में कपड़ों से इंसान की कीमत तय होती है? अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन इस सवाल का जवाब अपने ही निराले अंदाज में देने वाले हैं, कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट भी होंगे और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। एक दिन शहर के एक अमीर व्यक्ति ने पूरे गांव को शानदार दावत का न्योता दिया। तरह तरह के पकवान, खुशबूदार बिरयानी, मलाईदार मिठाइयाँ, हर कोई इस दावत का इंतजार कर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी न्योता मिला, लेकिन उस दिन वे खेत में काम कर रहे थे। धूल धूसरित कपड़े पहने, हाथ मुंह थोड़ा गंदा और सिर पर पुरानी पगड़ी बांधे सीधे दावत में जा पहुंचे। जैसे ही वे महलनुमा हवेली में घुसे, दरवाजे पर खड़े नौकरों ने उन्हें रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? एक मोटा सा चौकीदार गुर्राया। अरे मैं भी इस दावत का मेहमान हूं, मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। नौकरों ने उनकी हालत देखी, फटेहाल कपड़े, धूल से सने हाथ और नाक सिकोड़ ली। यह दावत तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। जाओ कहीं और भीख मांगो। मुल्ला कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए और चुपचाप वहां से लौट गए। लेकिन क्या मुल्ला ऐसे हार मानने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। मुल्ला सीधे अपने घर पहुंचे और अपनी सबसे कीमती और चमचमाती पोशाक निकाली, एक सुनहरी कढ़ाई वाला लंबा चोगा, एक रेशमी पगड़ी और चमकते जूते। अब वे किसी नवाब से कम नहीं दिख रहे थे। इस बार जब वे दावत में पहुंचे तो नौकरों ने उन्हें झुककर सलाम किया और शाही अंदाज में अंदर बुला लिया। अंदर आइए हुजूर, आप जैसे सम्माननीय मेहमान का स्वागत करना हमारा सौभाग्य है। मुल्ला मुस्कुराए और भीतर चले गए। तरह तरह के पकवानों से सजी मेज देखकर उन्होंने एक कोने में बैठकर खाना परोसने के लिए इशारा किया। जैसे ही खाना आया, मुल्ला ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। उन्होंने बिरयानी का एक चम्मच उठाया और अपनी बाहों पर डाल दिया। फिर मलाईदार मिठाई उठाई और उसे अपनी पगड़ी पर रगड़ने लगे।
पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। लोग हैरानी से देखने लगे। ये क्या कर रहे हैं मुल्ला साहब? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? किसी ने पूछा। मुल्ला बड़े मजे से बोले, अरे भाई, यह खाना मेरे लिए नहीं, मेरी पोशाक के लिए है। जब मैं पुराने कपड़ों में आया था तो मुझे दावत के लायक नहीं समझा गया, लेकिन जब ये चमकते कपड़े पहने तो इज्जत मिल गई। तो फिर खाना मुझे क्यों खाना चाहिए? असली मेहमान तो ये कपड़े ही हैं। हॉल में पहले कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर लोग ठहाके लगाने लगे। अमीर मेजबान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झेंपते हुए मुल्ला से माफी मांगी और कहा, मुल्ला, आप सच कहते हैं। यह हमारी भूल थी कि हमने इंसान की जगह उसके कपड़ों की इज्जत की। मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारत चमक रही थी। अरे मेजबान साहब, माफी वाफी बाद में दीजिएगा। पहले ये बताइए, क्या आप जानते हैं कि मेरे पास एक जादुई तराजू है जो इंसान की असली कीमत नाप सकता है? गांव वालों की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। जादुई तराजू? ये क्या है? क्या ये सच में इंसान की कीमत नाप सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन का जादुई तराजू क्या है और कैसे उसने बेईमान लोगों की सच्चाई सबके सामने ला दी, तो अगले भाग में मिलते हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन और जादुई तराजू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी कपड़ों की वजह से भेदभाव झेलना पड़ा है। क्या इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों और ओहदे से तय होती है? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बता सके कि कौन कितना ईमानदार और कितना बेईमान है? अगर आपके पास ऐसा कोई जादुई तराजू होता जो इंसान की असली कीमत तौल सकता, तो आप सबसे पहले किसे उसमें तौलना चाहते? आज की कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मजाकिया लेकिन रहस्यमय अंदाज में लोगों को एक ऐसा सबक देने वाले हैं जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। गांव में हमेशा की तरह एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया था। बाजार में कुछ व्यापारी शिकायत कर रहे थे कि उनका सामान चोरी हो गया है, लेकिन किसी को चोर का पता नहीं चल रहा था। सभी अपनी अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन असली गुनहगार कौन था, यह कोई नहीं जानता था। गांव का मुखिया खुद भी उलझन में था। तभी किसी ने सुझाया, अरे, जब किसी की अक्ल काम न करे तो मुल्ला नसीरुद्दीन से बढ़िया हल कौन देगा? मुखिया को यह सलाह पसंद आई। उसने मुल्ला को बुलाया और बोला, मुल्ला, तुम तो चतुर आदमी हो। क्या तुम इस चोरी के मामले को सुलझा सकते हो? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो मुखिया जी, मुझे बस एक तराजू चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण तराजू नहीं होगा, यह होगा जादुई तराजू। गांव वाले चौंक गए। जादुई तराजू? हाँ, यह तराजू किसी भी इंसान की असली कीमत तौल सकता है और बता सकता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। गांव वाले इस अजीबोगरीब बात को सुनकर और भी उत्सुक हो गए। लेकिन यह जादुई तराजू था क्या? अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक पुराना तराजू उठाया, उसे साफ किया और गांव के चौराहे पर लेकर बैठ गए। उन्होंने ऐलान किया, हर व्यापारी इस तराजू पर अपने हाथ से एक सिक्का तौलेगा। जिसके सिक्के का वजन जादुई रूप से हल्का होगा, वही चोर होगा। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन हर कोई देखना चाहता था कि मुल्ला की यह चाल क्या गुल खिलाएगी। एक एक करके व्यापारी आते गए, अपना सिक्का रखते गए और मुल्ला तराजू पर तौलते गए। तराजू का पलड़ा कभी दाएं झुकता, कभी बाएं, लेकिन अचानक जब एक व्यापारी ने अपना सिक्का रखा तो पूरा गांव एक साथ चिल्ला उठा, अरे,
यह सिक्का तो हल्का पड़ रहा है। वह व्यापारी हड़बड़ाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गले से पसीना पोंछा और हकलाते हुए बोला, यह तो कोई गलती होगी मुल्ला। यह कैसे हो सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, गलती नहीं भाई, यह जादुई तराजू है। यह हमेशा सच बताता है। जब कोई बेईमान आदमी इसे छूता है तो उसके हाथ से रखा सिक्का हल्का हो जाता है। गांव वालों ने तुरंत व्यापारी को पकड़ लिया। सच में, जब उसके घर की तलाशी ली गई तो चोरी किया गया माल वहीं से मिला। मुखिया ने दंग रहकर मुल्ला से पूछा, मुल्ला, यह तराजू सच में जादुई था? मुल्ला ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, नहीं, यह तो बिल्कुल आम तराजू था। असली जादू उस व्यापारी के मन में था। चोर हमेशा डरता रहता है। जब मैंने कहा कि सिक्का हल्का हो जाएगा तो उसके हाथ में पसीना आ गया और उसने घबराहट में अपना सिक्का थोड़ा हल्के हाथ से रखा। बस वही उसकी चोरी पकड़ने के लिए काफी था। गांव वाले हंस पड़े। चतुराई और हाजिर जवाबी में मुल्ला नसीरुद्दीन का कोई मुकाबला नहीं था। सबके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन तभी गांव का एक बूढ़ा बोल पड़ा, वाह मुल्ला, तुमने चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह भी बता सकते हो कि कौन अमीर होकर भी सबसे गरीब है? मुल्ला ने आंखें चमकाईं और बोले, अरे, ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। अगर तुम जानना चाहते हो कि अमीरी गरीबी की असली पहचान क्या होती है, तो अगली बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाओगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मुल्ला नसीरुद्दीन की अगली कहानी, बड़ी मूंछों का राज। अगर आपको यह कहानी मजेदार लगी तो लाइक करें और बताइए कि अगर आपको मुल्ला का जादुई तराजू मिलता तो आप किसकी सच्चाई परखना चाहते। गांव में सभी लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि असली जादू किसी तराजू में नहीं, बल्कि इंसान की सोच और समझदारी में होता है। मुखिया ने मुल्ला की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी अक्ल के आगे तो बड़े बड़े हारे हुए हैं। हमें आज एक बड़ी सीख मिली, सच और झूठ के बीच फर्क करने के लिए जादू की जरूरत नहीं, बस दिमाग की सही चालाकी होनी चाहिए। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। दुनिया में सबसे तेज कोई चीज है तो वह है इंसान का दिमाग। लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर चला जाए तो सबसे बड़ा धोखेबाज भी वही बन सकता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। हर कोई हंस रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर एक समझदारी भी झलक रही थी। चोरी करने वाला व्यापारी शर्मिंदा था, लेकिन बाकी लोगों ने उस दिन से एक नई सीख ले ली, इंसान की असली कीमत न उसके कपड़ों से होती है, न उसके सिक्कों से, बल्कि उसके ईमान और समझदारी से होती है। उस शाम मुल्ला अपने गधे पर बैठकर घर लौट रहे थे। तभी एक गांव वाले ने उनसे पूछा, मुल्ला, अगर तुम्हें सच में कोई जादुई चीज मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाई, मेरे पास पहले से ही एक जादुई चीज है, मेरा दिमाग। और हाँ, अगर कभी गधा भी कुछ सीख जाए तो समझो मेरे पास दो दो जादुई चीजें हो जाएंगी। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए और मुल्ला अपने मजाकिया अंदाज में गधे के कान खुजलाते हुए आगे बढ़ गए। कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर शहर के बड़े बाजार में पहुंचे। सुबह का समय था, बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। व्यापारी अपने सामान की बोली लगा रहे थे, ग्राहक मोलभाव में जुटे थे और हर तरफ शोर ही शोर था। मुल्ला का गधा भी शायद पहली बार इतनी भीड़ देखकर घबरा गया।
उसने जोर जोर से रेंगना शुरू कर दिया। तभी कुछ लोगों ने मजाक में कहा, अरे देखो यह गधा कितना शोर कर रहा है, क्या ये भी कुछ बेचना चाहता है? बात बात में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हंसने लगे। मुल्ला ने एक नजर अपने गधे को देखा और फिर भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराए। बिल्कुल, मेरा गधा बहुत कीमती चीज बेचने आया है, मुल्ला ने शांति से कहा। अब तो लोग और भी उत्सुक हो गए। क्या गधा चीज बेच रहा है? कैसा मजाक है? मुल्ला बोले, मजाक नहीं, सच्चाई सुनो। आज मैं अपने गधे के साथ एक प्रयोग करने आया हूं और तुम सब इस प्रयोग के गवाह बनोगे। अनोखा प्रयोग शुरू। मुल्ला ने अपने गधे को बीच बाजार में खड़ा किया और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर ऊंची आवाज में बोले, यह गधा जानता है कि इंसान कैसे सोचते हैं। अगर तुम लोग साबित कर सको कि तुम इससे ज्यादा समझदार हो तो मैं इसे बाजार में सबसे ऊंची कीमत पर बेच दूंगा। अब बाजार के लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि आखिर मुल्ला यह क्या तमाशा कर रहा है। लेकिन मजा लेने के लिए सब जुट गए। मुल्ला ने अपने गधे की लगाम पकड़ी और कहा, देखो मैं इसे चलने के लिए कहूंगा और तुम लोग देखो कि क्या यह सही रास्ता चुनता है या नहीं। फिर उन्होंने गधे को धीरे से धक्का दिया। गधा अपने अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे यह गधा तो उसी रास्ते पर जा रहा है जहां सबसे सस्ता सामान बिकता है। अब लोगों को और भी मजा आने लगा। कोई बोला, अरे वाह, यह गधा तो समझदार निकला। दूसरा बोला, लगता है मुल्ला सही कह रहा है, यह इंसानों से भी ज्यादा सोचता है। लेकिन फिर हुआ कुछ अजीब। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अभी ठहरो, यह तो शुरुआत है। अब मैं इसे दूसरी ओर मोड़ूंगा, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने गधे को दूसरी गली की ओर हाँक दिया। लेकिन इस बार गधा रुक गया और जोर जोर से रेंगने लगा। लोग फिर हैरान हो गए। अरे यह क्या कर रहा है? मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ इस गधे ने सही रास्ता चुना या गलत? भीड़ में कोई नहीं समझ पा रहा था कि इसका जवाब क्या दें। तभी मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, अगर यह गधा सही रास्ता चुन सकता है तो फिर गलत रास्ते पर जाने वाले कौन हुए? सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ को लगा कि मुल्ला ने मजाक किया, कुछ सोच में पड़ गए कि क्या वे खुद ही उस गधे से कम होशियार थे। और तभी एक बूढ़ा व्यापारी जो अब तक दूर खड़ा देख रहा था, उसने ठहाका लगाया और बोला, मुल्ला तुमने तो हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, बस यही तो मेरा प्रयोग था। अब बताओ गधा कौन, मैं, ये बेचारा जानवर या तुम सब? भीड़ हक्की बक्की रह गई। लेकिन इससे पहले कि लोग अपने जवाब तय कर पाते, अचानक बाजार में एक और हंगामा मच गया। एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाया, अरे मुल्ला, जल्दी आओ, तुम्हारा गधा तो समझदार निकला, लेकिन तुमसे भी समझदार कोई और निकला है। लेकिन कौन था वो? क्या कोई और भी मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह चतुर था? या फिर कोई नई मुसीबत इंतजार कर रही थी? जाने के लिए देखिए अगला भाग, जहां मुल्ला और उनका गधा फिर करेंगे एक और अनोखा कारनामा। अंतिम मोड़। मुल्ला ने जब वो बात सुनी तो उनका माथा ठनका। भीड़ भी उत्सुक हो गई, आखिर कौन मुल्ला से भी ज्यादा समझदार निकला? मुल्ला जल्दी से अपने गधे के पास पहुंचे, लेकिन गधा अब वहां नहीं था। पूरे बाजार में हलचल मच गई। अरे मेरा गधा कहाँ गया?
मुल्ला ने घबराकर इधर उधर देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, मुल्ला, तुम्हारा गधा खुद ही अपने लिए सबसे बढ़िया जगह ढूंढ चुका है। क्या मतलब? मुल्ला ने पूछा। आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारा गधा सीधे उस दुकान के पास जाकर बैठ गया है जहां मुफ्त में खाने की थाली मिल रही है। वो सबसे समझदार निकला। पूरी भीड़ ठहाका मारकर हंसने लगी। किसी ने कहा, अरे, सच में इंसान भले ही सही गलत में उलझा रहे, लेकिन भूखा पेट हमेशा सबसे बढ़िया रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। मुल्ला ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, तो अब साबित हुआ गधा मैं था जो इसे बाजार में समझदारी सिखाने लाया था। असली समझदार तो ये निकला। पूरी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और बाजार में मुल्ला नसीरुद्दीन की एक और मजेदार कहानी जुड़ गई। लेकिन जैसे ही हंसी का शोर थोड़ा कम हुआ, एक अनजान व्यक्ति भीड़ से निकलकर आया और मुल्ला के कान में फुसफुसाया, मुल्ला, ये गधे की चालाकी तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली गधा कौन है? मुल्ला चौंक गए। उन्होंने आदमी की आंखों में देखा। क्या मतलब? आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर जानना है तो इस गधे का पीछा करो, शायद तुम सच से रूबरू हो जाओगे। अब मुल्ला असमंजस में पड़ गए। क्या ये कोई मजाक था या फिर कोई राज? और बस यहीं से शुरू होती है एक और अनोखी कहानी। लेकिन वो कहानी फिर कभी। कहानी 14। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का जूता फट गया। उसकी हालत ऐसी थी कि अब एक कदम भी चलना मुश्किल था। लेकिन जेब में एक भी सिक्का नहीं था जिससे नया जूता खरीदा जा सके। अब मुल्ला ठहरे बुद्धिमान आदमी, उन्होंने सोचा, अगर दिमाग से काम लिया जाए तो मुफ्त में भी अच्छे जूते मिल सकते हैं। मुल्ला सीधा बाजार में सबसे बड़े जूते वाले की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से बोले, भाई, मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। अगर मैं हार गया तो तुम्हें मुझसे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे मुफ्त में सबसे अच्छे जूते देने होंगे। दुकानदार को यकीन था कि कोई गरीब आदमी उससे क्या ही शर्त जीत सकता है। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, बताओ क्या शर्त है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेरी इस बात को सच साबित कर सको तो मैं हार जाऊंगा। ईश्वर ने तुम्हारे जूते मेरे लिए नहीं बनाए हैं। अगर तुम इसे गलत साबित कर सको तो मुझे जूते मुफ्त में देने होंगे। बाजार में मच गई हलचल। दुकानदार सोच में पड़ गया। अगर वो कहता कि जूते मुल्ला के लिए नहीं बने हैं तो इसका मतलब होगा कि वो ईश्वर की बनाई हुई चीजों को नकार रहा है। और अगर वो कहता कि जूते मुल्ला के लिए ही बने हैं तो उसे मुफ्त में जूते देने पड़ेंगे। देखते ही देखते बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग हंसने लगे और दुकानदार को चतुराई से फंसता देख मजा लेने लगे। दुकानदार ने काफी देर सोचा, फिर हार मानते हुए बोला, ठीक है मुल्ला, ये लो सबसे अच्छे जूते। आज तुम्हारी चतुराई के आगे मैं हार गया। पूरा बाजार हंसने लगा और तालियां बजाने लगा। लोग बोले, वाह मुल्ला, तुमने फिर अपनी अक्ल से बाजी मार ली। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए नए जूते पहने और शान से आगे बढ़ गए और पीछे दुकानदार अपना माथा पीटता रह गया। सीख, जब हालात मुश्किल हों तो पैसा ही नहीं, दिमाग भी सबसे बड़ा हथियार है। कहानी 15। एक दिन दरबार में राजा ने गहरी सोच में डूबे हुए मंत्रियों से कहा, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई है जो हर सवाल का जवाब दे सके? मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई नाम नहीं था। तभी एक बूढ़ा दरबारी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुना है।
उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। वह हर सवाल का ऐसा जवाब देता है कि सुनने वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। राजा ने तुरंत दूत भेजकर मुल्ला को दरबार में बुलवाया। जब मुल्ला दरबार में आया तो राजा ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने चतुर हो तो मेरी 3 मुश्किल शर्तें पूरी करके दिखाओ। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, पहले शर्तें तो सुन लूं। राजा ने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और कहा, वक्त, महाराज। जो इसे खो देता है वो सब कुछ खो देता है। राजा मुस्कुराए। ठीक है, पहला सवाल तो सही निकला। दूसरा सवाल सुनो, मेरे राज्य की सीमा कहाँ खत्म होती है? मुल्ला ने छत की ओर देखते हुए कहा, जहां आपकी नजर खत्म होती है, महाराज। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। बहुत बढ़िया, मुल्ला। लेकिन तीसरा सवाल सबसे कठिन है। अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें शर्त हारनी पड़ेगी। राजा ने गहरी आवाज में कहा, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा, महाराज। राजा ने हामी भरी और मुल्ला दरबार से बाहर निकल गया। रास्ते में मुल्ला बड़बड़ाता जा रहा था, धोखे की बात चली है तो एक सोने के सिक्के की कहानी याद आ गई, जो सच और झूठ का खेल दिखाता है। तो क्या था वो सोने का सिक्का? और कैसे जुड़ी ये कहानी राजा के सवाल से? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। सुबह का सूरज निकलते ही मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार के लिए रवाना हुआ। रास्ते में हर कोई उसे घेर कर सवाल कर रहा था, मुल्ला, तुमने राजा से कहा था कि सबसे बड़ा धोखा बताओगे, अब क्या जवाब दोगे? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, पहले खुद समझ लो कि धोखा होता क्या है, फिर राजा को भी बता दूंगा। तभी मुल्ला की नजर एक झगड़ते हुए किसान और व्यापारी पर पड़ी। व्यापारी गुस्से में चीख रहा था, यह सिक्का मेरा है। इसे मैंने तुम्हें उधार दिया था, वापस करो। किसान चिल्लाया, नहीं साहब, ये सिक्का तो मेरे खून पसीने की कमाई है। मुल्ला ने झगड़ा शांत करने के लिए दोनों को अलग किया और बोला, ठहरो, ये मामला सुलझाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वह सिक्का हाथ में लेकर बोला, मैं इसे जमीन में गाड़ देता हूं। अगर ये सचमुच तुम्हारा है तो ये खुद चलकर तुम्हारे पास लौट आएगा। दरबार में खड़े सभी लोग हंसने लगे। व्यापारी भड़क गया, मुल्ला, क्या मजाक कर रहे हो? मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, धोखा भी ऐसा ही चलता है साहब, कभी इधर कभी उधर। असली धोखा तो वह है जो इंसान को उसके लालच में कैद कर दे। लोग अब मंत्रमुग्ध होकर मुल्ला की बात सुन रहे थे। तो क्या राजा के सवाल का जवाब यही है? एक आदमी ने पूछा। मुल्ला ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे अभी नहीं, राजा के सामने असली धोखे की कहानी बताऊंगा, जो एक खजाने से जुड़ी है। लेकिन ये खजाना किसने चुराया और कैसे? यही तो असली रहस्य है। क्या था वो खजाना? कौन था असली धोखेबाज? जानने के लिए देखिए अगले भाग में मुल्ला की चतुराई का नया किस्सा। दरबार में गहरी शांति छाई हुई थी। सभी की नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन पर थीं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मुल्ला बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? मुल्ला मुस्कराया और बोला, महाराज, आपको एक कहानी सुनाए बिना इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा। राजा ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुल्ला ने कहना शुरू किया, कई साल पहले हमारे पड़ोसी राज्य में एक बड़ा खजाना था, अनमोल जवाहरात और सोने चांदी से भरा। लेकिन एक रात वो खजाना गायब हो गया।
पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ने ऐलान किया कि जो चोर पकड़ेगा उसे आधा खजाना इनाम में मिलेगा। दरबार में हलचल होने लगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर आगे कहा, सबसे पहले राज्य के मंत्री आए और बोले, हमारे सिपाही चोरों की तलाश करेंगे, खजाना मिल जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए, चोर का कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या चोर कभी पकड़ा गया? मुल्ला ने रहस्यमयी स्वर में कहा, हाँ महाराज, पकड़ा गया। और जब सच्चाई सामने आई तो पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। दरअसल चोर कोई और नहीं बल्कि वही मंत्री था जिसने सिपाहियों को खोजने का आदेश दिया था। उसने आधा खजाना पाने के लालच में खुद ही खजाना छिपा दिया था। दरबार में लोग एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। राजा भी हैरान हो गए। मुल्ला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा धोखा वही होता है जब इंसान खुद को धोखा देता है। जो लालच में फंसकर सही और गलत का फर्क भूल जाए, वही असली धोखेबाज बन जाता है। राजा ने सराहना करते हुए कहा, मुल्ला, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी इस कहानी ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। मुल्ला ने उठते हुए कहा, धोखे की बात तो खत्म हो गई महाराज, लेकिन इस खजाने से जुड़ा एक और रहस्य बाकी है, वो अनमोल सिक्का जिसने सच और झूठ का फैसला किया था। पर वो सिक्का कहाँ से आया और उसमें क्या खास था? क्या था उस अनमोल सिक्के का रहस्य? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। दरबार में पिछले किस्से की गूंज अभी भी बाकी थी। राजा, दरबारी और आम लोग सभी उस रहस्यमय खजाने और मुल्ला की चतुराई के कायल हो गए थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की बात अधूरी रह गई थी, उस अनोखे सिक्के का रहस्य। राजा ने अपनी सिंहासन पर बैठते हुए पूछा, मुल्ला, तुमने उस अनमोल सिक्के की बात छेड़ी थी। अब बताओ, उसमें ऐसा क्या खास था? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, ये कोई साधारण सिक्का नहीं था। ये सिक्का किसी तिजोरी में नहीं बल्कि इंसानी मन की गहराइयों में छिपा है। और मैंने इसी सिक्के का इस्तेमाल एक गांव में बड़ा झगड़ा सुलझाने के लिए किया था। राजा और दरबार की जिज्ञासा बढ़ गई। मुल्ला ने कहना शुरू किया, एक बार मैं एक दूरदराज के गांव गया। वहां दो भाइयों के बीच खेत का बंटवारा हुआ था। लेकिन समस्या ये थी कि खेत के बीच एक पुराना कुआं था जिसमें पानी नहीं था, लेकिन दोनों भाई उसे अपनी संपत्ति मानते थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोग पंचायत बुलाने लगे। राजा ने भौहें उठाते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैंने दोनों भाइयों से कहा, ये कुआं किसका है, इसका फैसला मैं अपने अनमोल सिक्के से करूंगा। जो ये सिक्का अपने पास रख पाएगा वही इस कुएं का असली मालिक होगा। दरबारियों ने चौंककर पूछा, लेकिन ऐसा कैसा सिक्का? मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, सिक्का था सच्चाई का। मैंने दोनों भाइयों से कहा, जो सच बोलेगा वही इसे थाम पाएगा। झूठा इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, सिक्का उसके हाथ से फिसल जाएगा। दरबार में खामोशी छा गई। राजा को ये कहानी आधी अधूरी लग रही थी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तो कौन जीता मुल्ला? और सिक्के ने कैसे सच और झूठ का भेद खोला? मुल्ला ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, महाराज, असली खेल तो उसी कुएं में छिपा था। और उस दिन जो हुआ वो आज तक किसी ने नहीं भुलाया। पर ये कहानी मैं कल सुनाऊंगा। क्या था उस कुएं का रहस्य? और कैसे सच का सिक्का बना इंसाफ का प्रतीक? जानने के लिए अगले भाग में तैयार रहें। अगली सुबह दरबार फिर सज चुका था। राजा और दरबारी सभी बेसब्री से मुल्ला नसीरुद्दीन के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुल्ला ने दरबार में कदम रखा, राजा ने तुरंत पूछा, अब तो बताओ मुल्ला,
उस कुएं और अनमोल सिक्के की पूरी कहानी क्या थी? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, उस दिन दोनों भाइयों के सामने मैंने अपना सच का सिक्का रखा। मैंने कहा कि जो भी ईमानदारी से बताएगा कि कुएं के पानी का इस्तेमाल किसने पहले किया था और क्यों किया, वही इसका असली मालिक होगा। बड़ा भाई तुरंत बोला, यह कुआं मेरा है। मैंने इसमें कभी पानी नहीं निकाला क्योंकि ये बेकार था। इसलिए ये सिर्फ मेरी जमीन का हिस्सा है। छोटा भाई हंसते हुए बोला, मुल्ला साहब, कुएं से पानी चाहे मैंने कभी न निकाला हो, लेकिन इसकी गहराई मैंने हमेशा देखी है। ये कुआं दोनों का है। बिना साझेदारी के इसका कोई मतलब नहीं है। मुल्ला ने सिक्का उछाला और दोनों भाइयों की ओर देखा। सिक्का छोटे भाई के हाथ में आकर थम गया। मुल्ला बोला, देखा महाराज, सच्चाई का सिक्का हमेशा उसी के पास रुकता है जो ईमानदार होता है। यह छोटा भाई जानता है कि साझेदारी ही असली संपत्ति है। राजा और दरबार ने इस चतुराई भरे फैसले पर तालियां बजाईं। मुल्ला ने हंसते हुए अंत में कहा, सिक्के की बात हो या जिंदगी की, सच्चाई वो ताकत है जो हमेशा इंसान को ऊपर उठाती है। जो इसे थाम ले वही असली विजेता बनता है। राजा ने कहा, मुल्ला, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमान वही है जो लोगों के झगड़े को सच्चाई और चतुराई से सुलझा सके। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी पगड़ी ठीक की और दरबार से बाहर चल दिया, अपने अगले किस्से की ओर।